तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। तो हम लोग पीछे की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट की और मोल कैलकुलेशन की कुछ बात कर रहे थे। और मोल कैलकुलेशन में हमने ग्राम एटॉमिक मास और मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कैलकुलेशन की थी, ध्यान रखिएगा। और हमने ग्राम एटॉमिक मास जो है उसको समझा कि वो क्या होता है, और उसकी कैलकुलेशन के लिए भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे। और सबसे जरूरी बात जो हमने देखी बेटा कि अगर कभी भी मान लो किसी क्वेश्चन में अपने को ग्राम और एटम एक साथ लिख के दिया हो, तो अपने को ये बात हमेशा ही याद रखनी है कि इस क्वेश्चन का मतलब वो आपसे या तो मोल पूछ रहा है और या फिर आपको मोल गिवन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर कभी मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ, ग्राम ऑफ एटम लिख के देता हूँ, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है बेटा। इसके अंदर मैंने आपको मोल दे रखा है, लेकिन आपको इसके अंदर मोल कैलकुलेट खुद को करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि इसके अंदर जो मोल आएगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको क्या गिवन है, ये तो अमाउंट गिवन है, ध्यान रखिएगा, ये अमाउंट गिवन है। सो मोल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें, इन सारी बातों को आप स्पेशल पॉइंट में लगा के लिखें ताकि आपको आगे आने वाले कल में न्यूमेरिक, क्योंकि एक्चुअल में हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो हम बेसिक मैथ्स ही एक तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे जाके हम जो है इंटीग्रेशन, लॉग और उन सब टर्म से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे, लेकिन बेसिक जो है हम क्या यूज करने वाले हैं, बेसिकली तो हम उसकी जो हमारा बेसिक मैथ है उसी को यूज करने वाले, चाहे वो उसकी कैलकुलेशन हो, चाहे उसका मतलब मल्टीप्लाई हो, चाहे उसका डिवाइड हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमें कुछ देखने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये चैप्टर तो बेसिकली उंगलियों पे सॉल्व होने वाला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए हम इसकी बातों को बड़ा डाइल्यूट करके और आसान करके समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आज हम एक बात समझ ले रहे हैं, देखो आज हम एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं। एक टर्म होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। यही बात हम किसके लिए बोलेंगे, बोलो, मॉलिक्यूल के लिए भी बोलेंगे, वहां पे भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम किसकी बात करें, एटम की बात करें, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक जो चल रहा है वो ग्राम एटॉमिक वगैरह चल रहा है। हमने एटॉमिक मास वगैरह देखा, ग्राम एटॉमिक मास देखा, तो उन सब की बातें हम कर रहे थे, ध्यान रखिए। एटॉमिक मास जो है रिलेटिव वाला, उसका मतलब क्या होता है वो हम थोड़ा अभी जान लेते हैं। देखो आपको एक बात पता है, अगर मान लो मैं तुम्हें कहूं कि हमारा एक सिंबल है कार्बन, बड़ा फेमस एलिमेंट है हमारा, ठीक है। और कार्बन जो है उसका मास कितना होता है, बोलो आपका 12, और इसका नंबर कितना होता है, बोलो 6 होता है। ये बात हम जानते हैं। और इट इज नथिंग बट कौन, इट इज ए कार्बन। ये हमारा कौन है, बोलो, कार्बन है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास या इसके जो मोल का मास है वो हम क्या कह सकते हैं, इसके जो मोल का मास है वो है 12 ग्राम पर मोल, हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि ये मास वास्तव में है भी किसका, मोल का मास है, ध्यान रखिए। अब अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहूं, इस बात को मैं और थोड़ा कन्वीनियंट तरीके से बोल देता हूं, हमें पता है कि जो भी मोल होता है वो क्या होता है, Na एटम का कंपोजिशन होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इट इज द नथिंग बट इट इज द मास ऑफ, क्या बोलो, इट इज द मास। बड़ा ध्यान रखिए बेटा, हम बहुत अच्छे लेवल से सब्जेक्ट को टच करें तो बड़ा ध्यान रखें। इट इज द मास ऑफ Na कार्बन एटम, हम ये भी कह सकते हैं, एक ही बात। तो Na कार्बन एटम का मास भी अगर पूछा जाएगा तो वो कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल ही हो, यूनिट तो यही रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 6 × 10⁻23 कार्बन एटम है, अगर मान लो आपके पास इतने कार्बन एटम है, तो आप ये कह सकते हो बेटा कि आपके पास 12 ग्राम पर मोल कार्बन है, या 12 ग्राम कार्बन है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो मैं अगर कहूं तुम्हें कि एक कार्बन एटम अगर तुम्हारे पास रहे तो उसका मास कितना हो सकता है, तब आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा,
12 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 पावर क्या बोलो 23। यस नो। तो एक कार्बन एटम का जो मास है वो कितना हो जाएगा बोलो आपका, इतने का 12 ग्राम। तो इतने का कितना हो जाएगा बोलो आपका, दिस वन। ठीक है, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं बोलो, अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, एग्जैक्टली लिख ले रहे, 2 इंटू 10 पावर कितना बोलो माइनस का 23। ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ध्यान रखिए। तो एक्चुअल में अब आप थोड़ी बात को ध्यान रखिए, अब हम हमारी रिलेटिव टर्म पे आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आएगी तो कुछ अलग तरीके से आएगी, तो उस तक हम पहुंचने की कोशिश करें। कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी भी एटम का जब मास बताना होता था ना, तो हम पहले क्या करते थे, जब शुरुआत हुई तो हम किसी भी एटम का मास अगर रिलेट करना होता था तो हम उसके मास को हाइड्रोजन से रिलेट करते थे। हाइड्रोजन मतलब जो 1 वाला होता है, ध्यान रखिए। उसके बाद हमने हाइड्रोजन के बजाय फिर ऑक्सीजन से मास को रिलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमने किससे मास को रिलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हम अब थोड़ी बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे करेंगे तो वो थोड़ा देखते हैं, ध्यान रखें। और ये बात बड़ा ध्यान रखें, यही जो डेफिनेशन हम यहाँ एटम के लिए लिखेंगे वही डेफिनेशन हम वहां मॉलिक्यूल के लिए भी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी एक बात और ध्यान रखो आप, एक्चुअल में जब भी रिलेटिव टर्म आती है तो उसका मतलब क्या होता है वो हम पहले ही समझ लेते हैं, कन्वीनियंट तरीके से समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि पुराने टाइम में हम क्या करते थे, पुराने टाइम में हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे या जो हमारे दादाजी जो होते थे या हमारे जितने भी ओल्ड, जितने भी हमारे एज जो भी गार्जियंस जो होते थे, अगर आप कभी उनसे बात को पूछो कि भाई इसका, मान लो ये दो लोग हैं, एक ये मान लो है रामू और ये दूसरा है मान लो श्यामू, हट्टा कट्टा ये श्यामू है, ठीक। तो अगर उनसे पूछो कि इसका मास कितना होगा तो वो लगभग ये बोल देंगे कि इसका मास जो है ये लगभग 100 किलो के बराबर बराबर सही। और अगर अपने उनसे ये पूछें कि ये हमारा रामू है और इसका मास कितना होगा तो वो ये बोलेंगे कि भैया ये तो इससे लगभग हल्का है और इसका मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली इतना अच्छा रहेगा, ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेट वो वैल्यू बोलते थे, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने किया क्या देखो, उन्होंने जस्ट इसके कंपेयर में इसका मास डिफाइन कर दिया, इसके कंपेयर में इसका मास डिफाइन कर दिया। ये होता है रिलेटिव, यहां ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है रिलेटिव, आपने रिलेट कर दिया दो चीजों को, ध्यान रखिएगा। और हम इस चैप्टर में कई सारी रिलेटिव टर्म को भी ये पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिए आप। और बड़े मजेदार, इसका मतलब हम बड़ा इसको एक इसी वे में लेके देखते हैं। देखो मान लो एक का मास आपको बताए वो है 50 किलो का, आप दूसरे का मास निकालने जा रहे हो और उसका मास जो है वो कंपेरेटिवली ये बता रहे हो, वो कंपेरेटिव, एब्सोल्यूट तो आप बता ही नहीं रहे हो ना। एब्सोल्यूट तो अगर आप बताओगे, क्योंकि आपके पास कोई स्केल थोड़ी है कि ये लो जी स्केल और मैंने ये मेजरमेंट कर दिया, एग्जैक्ट जो तेरा डेटा है वो इतना है, हम ऐसा तो कह ही नहीं रहे ना। हम तो एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो बड़ा ध्यान रखें बेटा, रिलेटिव जब भी होगा तो वो जस्ट एक अप्रोक्सीमेशन देगा, आपको ध्यान रखिएगा, वो कभी भी एब्सोल्यूट आंसर आपको नहीं देगा। एब्सोल्यूट आंसर नहीं देने का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू 100% श्योर नहीं होगी, ये 100% एब्सोल्यूट आंसर, 100% एक्यूरेट आंसर नहीं होगा, पहली बात तो ये ध्यान रखें। तो जब भी कभी रिलेटिव टर्म आए तो रिलेटिव टर्म में आप ये बात समझ जाए कि वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा। वो एक जस्ट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है, और उस अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है, उस अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये होता है कि ये इससे हल्का है या ये इससे भारी है, दैट इज द मैटर। ये हमारा मेन मुद्दा है, इसका ध्यान रखिएगा, ये जानकारी हमें देता है, ध्यान रखिएगा। तो रिलेटिव बात जब भी होती है तो रिलेटिव जस्ट इन्फॉर्म अबाउट द इट इज हैवियर और लाइटर देन हिम और हर, जो भी होगा आपका, कि वो सिर्फ आपको ये इंडिकेशन करेगा कि वो इससे हल्का है या वो इससे भारी है, ध्यान रखिएगा। वो आपको कभी भी एब्सोल्यूट आंसर नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखें बेटा। तो अगर मैं कभी आपको बोलूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, ये क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये बात ध्यान रखें, अगर मैं आपको बोलूं इट इज नॉट एब्सोल्यूट
मास, ये कभी भी एब्सोल्यूट मास नहीं होने वाला है, पहली बात तो बड़ा ध्यान रखें आप। दूसरी बात, इट गिव्स जस्ट अप्रोक्सीमेशन, इट गिव्स जस्ट अप्रोक्सीमेशन, ये जस्ट आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे देगा कि अप्रोक्सीमेशन अबाउट लाइटर और हैवियर, लाइटर और हैवियर, आपको बस ये जस्ट इतना आइडिया दे देगा कि ये आपका हल्का है कि भारी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उससे ज्यादा आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो अब हम थोड़ा इस यूनिट की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो एक बात ऐसे होती है, देखो एक बात थोड़ा समझ लेते हैं, इस यूनिट का मतलब ये होता है, इट इज द नंबर, इट इज द नंबर that gives information about, ये हमें एक इंफॉर्मेशन देगा अबाउट गिवन एलिमेंट इज heavier or lighter gives information about the one atom of an element, gives information about one atom of an element is heavier or lighter than 1/12 mass of 1/12 carbon 12 an atom। कि अगर तुमने C12 का एक एटम जब लिया था, C12 का जब आपने एक एटम लिया था, तो वो उसके 1/12 के कंपेयर में वो कितना हल्का है और कितना भारी है, उसकी जो जानकारी दे वो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अब ऐसा होगा कि कुछ एलिमेंट क्या होंगे, इससे हल्के होंगे और कुछ एलिमेंट क्या होंगे, हमारे भारी होंगे। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये आपको कोई अप्रोक्स आइडिया तो दे ही नहीं, ये तो आपको जस्ट एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इसलिए जो भी रिलेटिव आंसर होता है बेटा, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। इस बात को आगे ये कई तरीके से आएगी, ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे चैप्टर में कई तरीके की रिलेटिव टर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम इस बात को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब इस बात, ये जो मास होता है ना, अब हम एक डेफिनेशन देख ले रहे हैं, और 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ carbon 12 is called atomic mass unit, और इसी को ही हम कभी कभी AMU बोलते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। इसका मतलब आपने उसका जो 1/12 जो मास लिया है, उसी 1/12 मास ऑफ कार्बन एन एटम, एक एटम ऑफ कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो मास निकाल लो, वो उसका कौन सा मास बोला जाएगा, वो उसका एटॉमिक मास यूनिट वाला मास बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको एक बार थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो हमने एक नई हेडिंग ही डाल दे रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट। अब एक बात तो यहां से ये श्योर है ना कि AMU जो है वो किसके लिए बताई जा सकती है, एटम के लिए भी बताई जा सकती है, मॉलिक्यूल के लिए भी बताई जा सकती है, और आयन के लिए भी बताई जा सकती है। अरे हैवियर कंपैरिजन ही तो देखना है, ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लो अपने को ये बात पता है
कि ये जो आपका जो श्यामू जो आपका 100 किलो का था, अगर मैं इससे कंपैरिजन इंग्लैंड वाले का करूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, और इंडिया वाले का करूंगा तो वो बुरा नहीं मानेगा। ऐसा तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस यूनिट का एप्लीकेशन किसी के लिए भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिसका भी कंपैरिजन करना है उसका एक एटम लेके ही कंपैरिजन करना है, ध्यान रखिएगा। अगर वो एटम है तो एक एटम लेना है, मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल लेना है, आयन है तो एक आयन के साथ कार्बन के 12 मास से 1/12 मास से उसका कंपैरिजन करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और समझते हैं इस बात को, और थोड़ा इसको आसान करके समझते हैं। ये बड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर बेस कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इट इज द सेम, वही बात ऊपर वाली लिखना है, इट इज द नंबर ऑफ एन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट is heavier or lighter than mass of one atom of seed mass, then 1/12 mass of an atom of कार्बन 12। ये इसका मतलब है, ये एएमयू की डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे एक बात ध्यान रखिएगा, हम इसके न्यूमेरिकल, मैं आगे जाके इसको, ये थोड़ी टिपिकल सी भी लग रही होगी, अभी हम इसको बड़ा डाइल्यूट करके और आसान तरीके में इसको समझ लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो एएमयू होती है, पहली बात तो आपसे मैं पूछूं ये कैसी यूनिट होती है, तो पहली बात तो आप ध्यान रखें, एएमयू इट इज ए रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एक रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है। और जब जब रिलेटिव होगी तो डज नॉट गिव्स एब्सोल्यूट मास, तो एब्सोल्यूट मास तो आपको कभी दे ही नहीं सकती। और तीसरी बड़ी बात जो है वो क्या है, देखो एक बात को सुनो, अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम्हारा मास 30 किलो है और उसका रिस्पेक्टिवली हम चेक करें किसके 40 के रिस्पेक्ट में, तो क्या कभी ऐसा होगा कि ऊपर वाले की यूनिट ग्राम में और नीचे वाले की यूनिट किलोग्राम में हो? तब तुम बड़े बेवकूफ इंसान है कि हम यूनिट को ही बराबर नहीं करवा रहे, तब तो हमें पढ़ना थोड़ी देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इन दोनों यूनिट का कंपैरिजन करना है तो ये हमें वेल नॉन इंफॉर्मेशन है, हम बड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस इज नथिंग बट साइंस इज ए डेली रूटीन नेचर है, ध्यान रखिएगा। हमारे जो रूटीन की हैबिट है वही हमारी साइंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम उसी से इन सारी बातों को रिलेट करके पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या है किलोग्राम में, ये भी हमारा किसमें बोलो किलोग्राम में, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर मैं इसको लीटर में और इसको किलो में ले लूं तो हम बेवकूफ हैं। इसका मतलब अगर ये किलो में है तो इसका किलो किलो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो आएगा वो जस्ट एक क्या आएगा, एक रेशियो आएगा, वो जो रेशियो आएगा वो या तो 1 से क्या होगा छोटा होगा, 1 से छोटा हुआ तो हम ये कह देंगे कि लाइटर है, और 1 से बड़ा हो गया तो हम ये कह देंगे वो हैवियर है, इतना ही तो बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव वाली जब टर्म जब भी बोली जाएगी तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये बात भी बड़ा ध्यान रखें कि ये टर्म कैसी होती है, यूनिटलेस भी होती है, ध्यान रखिए। इसमें कोई और तकलीफ तो नहीं। अब हम थोड़ा और बात समझते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा आगे इसको आसान करके समझते हैं। अभी हमने ऊपर एक बात की थी, मास ऑफ एन एटम ऑफ
कार्बन 12 हमने निकाला था, जो आया मेरा कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 23 के बराबर वो आया हमारा, ध्यान रखिएगा ना, ग्राम में आए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एएमयू डेफिनेशन अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये तो एक एटम का मास आ गया, और हमें इसका भी कितना लेना है बोलो, 1/12 मास लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, एंड वी नो 1 AMU is equal to mass of 1 atom of C12 जो हम निकाल चुके हैं, और बटा में क्या करना है उसका 1/12 करना है, बटा में क्या करना है उसका 1/12 करना है। तो अगर हम इसका 1/12 करें तो ये हमारे पास एक नंबर आ गया बेटा, देखो क्या आया, 2 इंटू 10 पावर माइनस 23 अपॉन में कितना हो गया 12। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 10 पावर माइनस 23 और डिवाइड बाय 6। अब हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1 पॉइंट, कैरी जो आएगा वो आपको दिख रहा है 6 आएगा, तो 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 कर दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। पॉइंट में लगना था लेकिन मैंने पॉइंट को डायरेक्टली सॉल्व ही कर दिया बेटा। तो इतना ग्राम जो है 1 AMU का वैल्यू होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU जब भी बोला जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, बड़ा ध्यान रखिए बेटा, है ना, 1 AMU जो होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके बोलो, वो हमेशा बराबर होगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम और अपॉन में क्या बोलो 12, सही है। दूसरी बात 1 AMU जो होगा ये रिलेटिव मास होगा, ये हम ऊपर लिख चुके हैं इसलिए इसको भी एक बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, एंड यूनिट लेस होगा। बड़ा ध्यान देते जाएं, इसमें अभी कुछ तकलीफें आने वाली है। और 1 AMU जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना बताओ, 1.67 इंटू 10 पावर क्या बोलो माइनस 24 ग्राम, सही है, 1 AMU इसके बराबर। और एक बड़ी मजे वाली बात और देखिए, एक बड़ी मजे वाली बात और देखें, मान लो एक बड़ी ध्यान रखने वाली बात और देखे थोड़ा, आपको पता है कि Na एटम का जो मास होता है, मास ऑफ Na एटम जो होता है वो कितना होता है बोलो, वो ग्राम में होता है, ठीक। उसको मान लो मैंने 1 ग्राम मान लिया, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो हो सकता है, किसी का भी मान लिया, मान लो वो ग्राम में है, x ग्राम जो भी बोलो। तो अगर मैं कहूं तुम्हें कि एक एटम का मास कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 1/Na के बराबर हो जाएगा, 1/Na ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो 1/6 इंटू 10 पावर माइनस 10 पावर 23। आपको दिख रहा होगा, यही बात तो आ गई, यही तो बात आ गई, इसमें 1/12 हमने किया और ऊपर जो मास था वही, यही सेम खाने आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है सब। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 1 AMU जो है उसका मैग्नीट्यूड और 1/Na का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा ही बराबर होगा, 1/Na का मैग्नीट्यूड और 1 AMU का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा बराबर होगा, दिख रहा है आपको यहां से। और एक बात बड़ा ध्यान रखें, और तीसरी बात, हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात की थी, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम पढ़ी थी, ठीक। और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम जो पढ़े उसमें हमने इलेक्ट्रॉन पढ़ा, प्रोटॉन पढ़ा और न्यूट्रॉन पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो था हमारा कितना 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम,
और अगर हम इसको ग्राम में ले लें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, 9.1 सॉरी 9.1। ऐसे ही अगर मान लो मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं तो प्रोटॉन का मास कितना था बताओ, 1.672 था इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का इसके बराबर सही था, तो 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 24, और हमने इनको अप्रोक्सीमेटली कर दिया था किसके 1.67, क्योंकि हम डेसिमल के बाद जो है वो 2 डिजिट तक ही जाएंगे, आपको बताइए। तो इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -24 ग्राम। सही है। तो क्या ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? ऑब्वियसली है कि बराबर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 AMU जो होगा वो किसका मास हो सकता है बोलो, 1 AMU is equal to the mass of 1 प्रोटॉन है बेटा, ध्यान रखिए आप, 1 प्रोटॉन ऑब्लिक 1 न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बड़ी और ध्यान रख ले, ये हमारा एटम, ये उसका सेंटर, और सेंटर में P और N पड़े हुए, और सेंटर पार्ट इज सेड टू बी द न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते होते हैं, न्यूक्लियस बोलते होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं जो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, दोज पार्टिकल्स which are present in nucleus is said to be nucleons, is said to be क्या बोलो, nucleons that therefore proton and neutron are also called nucleons, also called क्या बोलो, न्यूक्लियन। इनको हम न्यूक्लियन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी कह सकते हैं कि 1 AMU जो है वो किसका मास है बोलो, 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। 1 क्या बोलो, न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का मास भी हम उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि AMU के लिए आपको कुछ एक बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखिए। अभी एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूं। एक क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, which of the following are correct for 1 AMU। 1 AMU के लिए कौन कौन करेक्ट है? आंसर ज्यादा हो सकते हैं बेटा, तो ठीक है। और जब भी किसी क्वेश्चन में आंसर ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर हम स्टार लगा देंगे, ध्यान रखिए। तो स्टार है, आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान रखिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम अपॉन 12th मास ऑफ क्या बोलो, 1/12th मास ऑफ क्या बोलो, कार्बन 12 ऑफ C12। हम ऐसा भी कह सकते हैं। सेकेंड नंबर ऑप्शन, 1 AMU इज इक्वल टू द
1/Na भी हम कह सकते हैं, Na ग्राम भी कह सकते हैं। तीसरी बात हम ये भी कह सकते हैं इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट। और 4 नंबर बात हम ये भी कह सकते हैं इट इज द मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो कितने आंसर सही है? पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही और 4 नंबर भी सही है। और ये सारी बातें हम समझ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो ये बात बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो जब भी एएमयू का क्वेश्चन आए तो एएमयू के क्वेश्चन में अब हम ये सारी बातें ध्यान रखेंगे कि एएमयू जो होता है वो बेसिकली क्या होता है बोला, आपका एक एटम का मास होता है, ठीक है, और ये रिलेटिव मास होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इस प्रकार से कुछ होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम एक बात को समझते ही है, हमें क्वेश्चन में कैसे दिखने वाली। तो एक हम एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, हाउ वी कैन कंपेयर it is the how we can compare between AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट और एंड ग्राम एटॉमिक मास। हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि ये हमारा एटॉमिक मास वाला मास है कि ग्राम एटॉमिक मास वाला मास है। एक बात और थोड़ा ध्यान रखें, अभी हम इसको थोड़ा और डाइल्यूट कर दे रहे हैं एएमयू को। एएमयू जो है वो बेसिकली किसके लिए स्टैंड है बोलो, ए फॉर एटॉमिक और एम फॉर मास और यू फॉर यूनिट के लिए यहां स्टैंड है, ध्यान रखिए। इसको आजकल हम क्या बोलते हैं, आजकल हम इसको शॉर्ट थोड़ा इसको और कन्वीनियंट कर दिया, इजी कर दिया। नाउ इन दीज डेज AMU is also called unified mass, and it is denoted by small u। हम इसको छोटे u से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, ध्यान रखिए, बड़ा ध्यान दें आप इस बात को ना। इसका मतलब आगे किसी क्वेश्चन में हमें AMU लिखे दे दे तो भी एक बात और u लिखे दे दे तो भी एक ही बात है, ध्यान रखिए। तो अब हम इन दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करें, कंपेयर कैसे करें, तो वो भी हम जान ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं मान लो आपको एक दो एग्जांपल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मान लो मैंने आपको एक एलिमेंट दिया और वो है सोडियम, जिसका नंबर है कितना 11। अब मैं इसके मास को लिख रहा हूं यहाँ, और आपको पहचानना है कि आपको कौन सा मास क्वेश्चन में गिवन है और आपको उस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करना है। एक बार मान लो मैंने आपको ये लिख दिया, एक बार मैंने आपको ये लिख दिया कि इसका मास 23 ग्राम है, और एक बार मैंने आपको ये लिख दिया कि ये 23 AMU है ऑब्लिक U है। तो क्या मतलब हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो हम सीधी बात बेटा, जब भी कहीं ग्राम आए तो ग्राम तो क्या होता है, ग्राम इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ 1 मोल। ये मास किसका होता है बोलो, 1 मोल का होता है। Na एटम ऑफ सोडियम का मास है ये, और ये किसका मास है, 1/Na एटम ऑफ किसका है बोलो, सोडियम का है, ध्यान रखिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इट इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम। ये तो एक सोडियम एटम का मास है, सॉरी मैं गलत बोल गया। इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम है। और ये जो मास है ये किसका मास है बोलो? इट इज द मास ऑफ 1 सोडियम एटम है। सोडियम को मैंने शॉर्टली आपको बताया, मैंने एसओडी से हम आगे से मार्क करेंगे तो उससे लिखा है मैंने, ठीक है। तो 1 सोडियम एटम है, ध्यान रखिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आए? अभी और थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को एक बार, है ना। ऐसे ही मान लो मैंने आपको एक एग्जांपल वो दिया, एक ऑक्सीजन है और इसके मैंने दो तरीके से मास आपको लिख के दिए हुए। एक लिख के दिया 16 ग्राम और एक के लिख के दिया 16U। अब मैं EMU को हटा दे रहा हूं, एब्रीवेटेड फॉर्म हम उसके यूज करें तो 16U लिख के दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ 1 मोल है ये तो, और ये किसका मास है बोलो? मास ऑफ 1 सोडियम एटम। कोई दिक्कत नहीं, ये एक सोडियम एटम का मास, कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखें। सॉरी ऑक्सीजन एटम, ठीक। तो अब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, या उससे पहले भी एक बात और थोड़ा समझ लेते हैं। और थोड़ा बात को समझ लेते। कभी कभी आपको मान लो मैंने लिख के दिया, एक क्वेश्चन ही बना ले रहे, कन्वर्जन ऑफ AMU ऑब्लिक U इनटू ग्राम। ग्राम का मतलब मोल में कन्वर्ट करना सीख रहे हो। मान लो सॉल्यूशन ग्राम इन फॉलोइंग, ये फॉलोइंग में कुछ एक अपने लिख ले रहे हैं ऐसी। जैसे मान लो एक नंबर मैंने आपको लिख के दिया 16U, मैंने आपको लिख के दिया 32U, मैंने आपको लिख के दे दिया मान लो थर्ड नंबर, एक लास्ट रो लिख ले रहे, मान लो मैंने लिख के दे दिया आपको 7U और AMU, ठीक। आपको इन सबको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं है बेटा, अब आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखनी है कि अब अपने एक बात जानते हैं, देखो 1 AMU जो होता है वो 1/Na ग्राम के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको AMU वाला मास गिवन है और आप उसको ग्राम बनाना चाहते हो तो मैं AMU वाली जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 1/Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मास किस में चला जाएगा बोलो? आपका ग्राम में चला जाएगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको पता है कि Na एटम का जो मास होता है वो भी ग्राम होगा, तो 1/Na एटम का मास भी तो ग्राम ही होगा। 1/Na एटम का मास जो है वो भी किसमें होगा? ग्राम में। अगर Na का मास ग्राम में है तो ऑब्वियसली है कि 1/Na का मास भी क्या होगा बोले? आपका ग्राम में होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो मास है इसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 1/Na। जैसे ही मैं करूंगा ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मास किस में आ गया? ये हमारा मास आ गया ग्राम, मास इन ग्राम, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो मैं इसको बोलूं तुम्हें तो इसका क्या हो जाएगा? 32 इंटू 1/Na ग्राम। और ऐसे ही अगर मान लो मैं तुम्हें यहां ये करूं तो ये कितना हो जाएगा? 7/Na ग्राम। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं।
तो ये बात आप हमेशा ही याद रखें कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एएमयू में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब एक बार नोट करो इसको, फिर देखते हैं, ठीक है। हो गया हुआ, तो थोड़ा देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको इसके क्वेश्चन का तरीका पता लगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, इफ मास ऑफ if mass of 50 atoms of A is 400 AMU, ठीक, then calculate number of ग्राम एटम, समझिए ना, ग्राम एटम जब दिया है तो मोल, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 400 ग्राम। चेंज कर दिया हम 400 ग्राम, ऊपर एएमयू नीचे देखो ग्राम, और आपसे पूछा गया उसने मोल निकालो और ग्राम एटम, नंबर ऑफ एटम निकालो। और आपको ये बात पता है कि अगर अगर मोल निकालना है तो मुझे अमाउंट ग्राम में चाहिए, जो कि क्वेश्चन ने दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन होती है ग्राम वाली तो डिवाइड बाय क्या करना होता है, उसको GAM करना होता है, ग्राम एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करना होता है। और ये कितनी है बोला अपनी, 400 ग्राम है। अब ये पंगा हो गया यहाँ पे, ये दिक्कत हो गई यहाँ पे कि हमारे पास इसका एटॉमिक मास ही नहीं है, मतलब GAM वाला मास ही नहीं है हमारे पास। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो इस बात को अब आप ध्यान रखो। अपने को एक बात पता है, 50 एटम्स का जो मास है वो कितना है, 50 एटम्स का जो मास है वो है हमारा कितना बोलो, 400 AMU। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का मास हो जाएगा हमारा 400 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू कितना बोलो, ये हो जाएगा हमारा 0। तो 8 AMU के बराबर ये एक एटम का मास आ गया। अब अपने को एक बात पता है कि अगर मुझे तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मास इन ग्राम अगर मैं निकालना चाहूं तो अभी आपको मैंने बताया कि ग्राम में जब कन्वर्ट करना है तो अपने क्या करेंगे, 8 डिवाइड बाय Na कर देंगे। और ये मास किसका आ गया बोलो, आपका Na पार्टिकल्स का आ गया, सॉरी 1/Na का ग्राम में आ गया। और आपको अभी एक बात पता है, एंड वी नो GAM is the mass of Na atoms of A है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात ही तो नहीं। तो एक का इतना है तो Na का कितना हो जाएगा, सो GAM of A इक्वल टू 8/Na तो है ही सही, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको, Na से है, तो Na से Na कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 ग्राम पर मोल आ गया, पर मोल आ गया ना। तो अब आप यहां से देखो, तो अगर आपको यहां से इसका मोल निकालना है तो आप यहां क्या पुट करोगे, 8 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल,
इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बोलो आपका 8 5 40 और 50 मोल आपके पास इसके आगे। और अब तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो नंबर ऑफ, तो अगर हम मान लो इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहे तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स तो सीधे ही हो जाएंगे 50 इंटू, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा और ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम ग्राम एटॉमिक मास की बात तो हमने कर ली, एएमयू की बात भी हमने कर ली। अब हम बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसको अभी हम एक साथ ही देख ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आसान हो गया। तो जब जब ग्राम आएगा, चाहे वो एटम के लिए आए, चाहे वो मॉलिक्यूल के लिए आए, चाहे वो आयन के लिए आए, तो वो हमेशा कौन सा मास होगा बोलो आपका, मोल का ही मास होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इट इज द क्या बोलो, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। एक मोल मॉलिक्यूल का मास अगर हो तो वो हमारा कौन सा मास हो जाएगा, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के रिगार्डिंग बात होगी। और अब आपको एक बात बताए कि इसका मतलब इसमें हम दोबारा से फिर से फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूं, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल जो है वो कितना है बताओ आपका, वो है हमारा कितना, वो है मान लो हमारा x ग्राम, ठीक। तो जो भी है ग्राम में जो भी आएगा, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम जो होगा वो कितना हो जाएगा, XU के बराबर हो जाएगा। एन वाले को मैं ग्राम पर मोल लिख दे रहा हूं, चाहे आप इसको ग्राम सीधा और ग्राम भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वो तो ऊपर वाली बात से हमें समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला हमने पीछे बनाया था, मोल इक्वल टू गिवन अमाउंट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, अब हम इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, अब हम इसको कन्वर्ट करें कि अब हम बात किसकी करें, मॉलिक्यूल की। तो अब यहाँ किसका मास आएगा, मॉलिक्यूल का। तो अब हमारे पास एक नया फॉर्मूला और आ गया कि अगर हमारे पास कभी मॉलिक्यूल हुआ तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, GMM ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि मॉलिक्यूल कौन है, मॉलिक्यूल कौन है। तो एक बार थोड़ा सा अभी हम यहाँ देख ले रहे हैं, मॉलिक्यूल की थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। पहली बात कि मॉलिक्यूल की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो होती है, इट हैज फ्री एग्जिस्टेंस, इसकी फ्री एग्जिस्टेंस होती, बट एटम हैज but atom may or may not be free existence, उसकी फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। और बेसिकली molecule is a combination
ऑफ एटम, ये हमारे एटम का कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक। और एक टर्म और होती है इसके अंदर, उसको मैं हम हेडिंग की फॉर्म में पहले पढ़ ले रहे हैं। एक बात होती है एटॉमिसिटी की, एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलरिटी, 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 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ atoms, number of atoms are, total number of atoms, number of atoms are present in one molecule, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उनका अगर हम सम कर दें तो वो हमारी क्या होगी, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। जैसे कि हम समझ लेते हैं अभी थोड़ा, एक क्वेश्चन लिख ले रहे, उसी से समझ में आएगा। कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑब्लिक एटॉमिसिटी इन द फॉलोइंग, ये बड़ा ध्यान दे रहे हैं ना। तो हम यहाँ कुछ कॉलम की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में इस बात को कर ले रहे। यहां हम एटम्स, सॉरी यहां मॉलिक्यूल्स लिखेंगे और यहां हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी लिख लेंगे, मॉलिक्यूलरिटी लिखें। मान लो मैंने आपको दिया O2 जो हमारी सबसे फेमस है, तो अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूं तो आपको क्या करना है, इसमें एटम कितने हैं वो काउंट करने हैं। मतलब एटम का मतलब ऑक्सीजन होता तो एटम, और 2 हो गया तो कॉम्बिनेशन हो गया, 2 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एटम कितने हो गए इसमें 2, तो इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, 1 + 1। अगर मान लो मैंने आपको दिया मीथेन जिसको हम CH4 बोलते हैं, इसमें क्या है बोलो, 1 तो कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल कितने हो गए 5, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 5। ऐसे ही अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दिया, अगर मान लो मैंने तुम्हें दिया C2 और H6 दे दिया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 8, इसको हम क्या बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं इथेन। अगर मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दिया C12H22O11, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी देखो 33, और 33 और 12 कितना हो जाएगा बोला आपका 45। ऐसे ही अगर मान लो मैंने तुम्हें ये बोल दिया FeSO4 डॉट 7 मोल वाटर कर दिए, अब ये बड़ा ध्यान देते हैं ना। तो Fe तो एक एटम हो गया, सल्फर एक हो गया तो 2, 4 ऑक्सीजन तो कितनी होगी 6, और 14 कौन होगी आपकी हाइड्रोजन, तो कितने हो गए टोटल 20, 14 ही हो गए और 6 ये थे 20, और 7 ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि ये जो आगे नंबर होता है ये पूरे होल के लिए होता है, ध्यान रखिए। इसमें मतलब हाइड्रोजन का भी 7 से मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन का भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, 1 ही है मतलब, तो ऑक्सीजन का नंबर तो कितना होगा सिर्फ 7, तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा बोला आपका 20 + 7, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 27। अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दिया कि 2SO4 Al2 डॉट है SO4 की होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, मान लो मैंने आपको ये दे दिया डॉट 24 क्या बोलो वाटर,
अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो पोटेशियम ये आप खुद सॉल्व करके देखें एक बार, ये आप खुद सॉल्व करें। ऐसे ही अगर मान लो मैंने तुम्हें ये दिया हाइड्रोजन सॉरी हीलियम ऑब्लिक नियॉन, चाहे इनमें से कोई भी दे दूं, चाहे Ar दे दूं, चाहे Kr दे दूं, चाहे जीनोन दे दूं, चाहे Rn दे दूं, इसको क्या बोलते हैं? हीलियम, इसको बोलते हैं नियॉन, इसको बोलते हैं आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेंडोन, R4 रेंडोन। अब आपको मैं ये पूछूं कि ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो आप ये बोलोगे कि सर ये तो इनर्ट गैस है, सर ये तो इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है बेटा? इनर्ट गैस का मतलब होता है कि जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस हो, जो किसी से रिएक्शन नहीं करे, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो कौन होती है? इनर्ट गैस होती है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब तो स्टेबल है, और हमने मॉलिक्यूल में अभी बोला कि मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी फ्री एग्जिस्टेंस भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की फ्री एग्जिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। और जिनकी भी फ्री एग्जिस्टेंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूल। आप इनको क्या बोल सकते हो? इनर्ट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो और इनर्ट एटम भी बोल सकते हो, क्योंकि आपने एटम में लिखा था कि उसकी एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब आप कभी इस बात के ऊपर नहीं जाए कि एटम जो है वो क्या होगा, सॉरी मॉलिक्यूल क्या होगा, हमेशा एग्रीगेशन ऑफ एटम होगा। ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूल का बेसिक नाम और सबसे बड़ी थीम ये है कि वो क्या हो सकता है बोलो? आपका फ्रीली एग्जिस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो फ्री एग्जिस्टेंस है इन सब की, ध्यान रखिएगा। और जिसकी भी फ्री एग्जिस्टेंस होती है वो क्या हो सकता है बोलो? मॉलिक्यूल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी होने वाली है? 1। और हम इनको क्या कह सकते हैं? हम इनको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और हम इनको एटम भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। कल हम यहां से आगे जो प्रोसीड करेंगे, आगे का टॉपिक जो कल पूरा करेंगे, ठीक है। बाय।